पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि किस तरह जब बहती गंगा हो तो उसमें हर कोई हाथ साफ करने की कोशिश करता है और बिला इम्तियाज सारे ही उसमें कोशिश करते हैं कि जनाब कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा लिया जाए, लेकिन नुकसान इससे जो टैक्स पेयर है उसका होता है, कौमी ख़जाने का होता है। रिंग रोड प्रोजेक्ट एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिस पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पे एक इंक्वायरी ऑर्डर की और इंक्वायरी ऑर्डर करने की दो वजूहात थी। एक तो जो मास्टर प्लान था उसमें तब्दीली आई जिसकी वजह से रिंग रोड उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई और जो कौमी ख़जाने पे एक्सेसिव बोझ पड़ा, एक्स्ट्रा बोझ पड़ा, इजाफी बोझ पड़ा, वो 29 अरब 25 से 29 अरब का कहा जा रहा है कि उस पर बोझ पड़ा। तो जब वज़ीर आज़म के नॉलेज में ये चीज़ें आईं तो वज़ीर आज़म ने इस पर पहले अपनी एक इंक्वायरी करवाई हसास इदारों के ज़रिए। जब वो इन्फॉर्मेशन आईं तो फिर बाकायदा चीफ़ मिनिस्टर साहब को एक इंक्वायरी रेफ़र हुई और चीफ़ मिनिस्टर साहब ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट्स आई। उसमें जो रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई वो कमिश्नर गुलजार साहब की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया और उसमें शुरू में ही लिख दिया गया कि जो बाकी दो हजरात हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं और किस वजह से वो काफ़ी तफसीलात उसके अंदर दर्ज हैं। इससे फ़ायदा कौन कौन उठा रहा था, क्या वाकई फ़ायदा उठाया गया, नहीं उठाया गया, ये प्लान चेंज कैसे हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ हद तक इस पर सवालात काफ़ी सारे उठा रहे हैं और कुछ सवालात इस हवाले से उनके काफ़ी जेन्युइन भी हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म के एक मामले ख़ुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी साहब को हमारी इत्तलातें ज़राए ने बताया कि उनको बुला के कहा गया कि इस्तीफ़ा दे दें और जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ट्वीट करके बताया कि जनाब वो ख़ुद इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन मैंने आज चेक किया अभी तक काबीना डिवीज़न ने उनके रेजिग्नेशन के एक्सेप्टेंस का नोटिफिकेशन पब्लिक नहीं किया। देखते हैं कि वो नोटिफिकेशन कब पब्लिक होता है रेजिग्नेशन के एक्सेप्टेंस का इस हवाले से जो कि हो गया। तो क्या जुल्फ़ी बुखारी साहब का भी इससे कोई ताल्लुक़ था? इंक्वायरी कौन कौन करेगा? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने कहा है कि और चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कि उन्होंने इसकी कॉग्नाइजेंस ले ली है। जो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है उसने कहा है कि FBR भी इसकी इंक्वायरी करे, FIA भी इंक्वायरी करे। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने DG एंटी करप्शन को भी एक और इंक्वायरी करने का इस हवाले से हुक्म सादिर फरमा दिया है। इसकी तफसीलात क्या हैं वो आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज इस स्टूडियोज़ में मौजूद हैं काफ़ी अरसे के बाद सेनेटर फैसल वाडा साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। NA 249 के बाद पहली दफ़ा आज मेरे ख्याल किसी प्रोग्राम में आ रहे हैं तो उस हवाले से ही बात होगी, दीगर मामलात पे ही बात होगी। लेकिन आज इन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जो कमिश्नर गुलजार साहब की जिस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया पंजाब गवर्नमेंट ने उसके चंद अहम नुकात क्या हैं, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में अटक लूप और पसवाल जिगजैग को गैर कानूनी करार दिया गया क्योंकि न सिर्फ ये वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बगैर किया गया बल्कि अब उसकी मंजूरी हो भी नहीं सकती। इस रिपोर्ट में मुख्तलिफ अफराद और कारोबारी ग्रुप्स को मिलाकर अटक लूप रेंट सीकिंग सिंडिकेट का नाम दिया गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नैब के जरिए सिंडिकेट के सरकर्दा अफराद को बेनकाब करना चाहिए और इस केस में चंद लोग बेनकाब हो भी चुके हैं। इस रिपोर्ट में अटक लूप और पसवाल जिगजैग रेंट सीकिंग सिंडिकेट के अफराद का नाम भी दिया गया है जो कि ये हैं। मोहम्मद महमूद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने जमीन हासिल करने की मद में 2.3 अरब रुपए की अदायगी करवाई, हालांकि वो जानते थे कि ये गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा एडजस्टमेंट है। मोहम्मद महमूद के हवाले से उनके भाई कर्नल रिटायर्ड मसूद अहमद को उनका बेनामीदार बताया गया। इसी तरह कर्नल रिटायर्ड असलम इब्राहिम पराचा को भी मोहम्मद महमूद साबिक कमिश्नर का बेनामीदार बताया गया। वसीम अली ताबिश साबिक लैंड कलेक्टर ने अटक में 2.05 अरब की अदायगी की, हालांकि वो अटक में कानूनी तौर पर जमीन नहीं ले सकते थे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के अब्दुल्ला ने मोहम्मद महमूद के अहकामात पर गैर कानूनी ऑर्डर पास किए जिसमें मैसेज जीरक के स्कोप में तब्दीली और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाने के लिए नेस्पाक पर दबाव वगैरह शामिल है। 21वें ग्रेड के अफसर डॉक्टर तौकीर शाह के बारे में कहा गया है कि उन्होंने पसवाल जिगजैग की गैर कानूनी अलॉटमेंट करवाई और अपने खानदान के फायदे के लिए डिजाइन ऐसा बनवाया जिससे उनके खानदान और उनकी प्रॉपर्टी की मालियत में इजाफा हुआ। बाबू मोहम्मद नवाज रिटायर्ड रेवेन्यू अफसर और उनके भाई आफ्ताब को मोहम्मद महमूद का बेनामीदार करार दिया गया है। कैपिटल स्मार्ट सिटी नामी हाउसिंग सोसाइटी ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके रिंग रोड को मूरत की तरफ करवाया। उनके साथ हबीब रफीक नामी कंपनी भी शामिल है। लाइफस्टाइल डेवलपर नामी कंपनी जनवरी 2020 में रजिस्टर हुई।
और रिंग रोड के अतराफ में अहम जगह पर 2300 कनाल जमीन खरीदी। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना तौर पर मोहम्मद महमूद, अब्दुल्ला साहब, वसीम ताबिश और मैसर्स जीरक और नेस्पाक के अफसरान ने उनको मालूमात लीक की। नोवा सिटी ने रिंग रोड के गैर कानूनी अटक लूप से फायदा उठाया। इसको बनवाने के लिए असरअंदाज होने के लिए अपने बेनामीदारों का इस्तेमाल भी किया। टॉप सिटी के बारे में लिखा गया है कि शायद इसमें मोहम्मद महमूद की बेनामी जायदाद और मुफादात का टकराव भी है। इसके अलावा वसीम अली ताबिश के मुफादात का भी टकराव मौजूद था और इस रिंग रोड लूप से फायदा उठाया। ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में कहा गया है कि शायद रिंग रोड प्रोजेक्ट पर अपने फायदे के लिए असरअंदाज हुए और अलॉटमेंट तब्दील करवा ली। अल आसिफ डेवलपर के बारे में भी रिपोर्ट का यही कहना है कि उन्होंने जमीन से ज्यादा फाइलें फरोख्त की। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है डीपीडी अब्दुल्ला के साथ अपनी सोसाइटी के लिए इंटरचेंज हासिल करने के लिए गैर कानूनी मुज़ाकरात में शामिल हुए और इस सारे अमल को मोहम्मद महमूद की जानिब से सहारा दिया गया और इस सोसाइटी को इंटरचेंज भी दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मेजर जनरल सलीम इसहाक ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अलॉटमेंट को मूरत की तरफ मोड़ा। मूरत इंटरचेंज का डिजाइन तब्दील करवाया और अपनी और अपने खानदान के अफराद की जायदाद की मालियत बढ़ाने के लिए इंटरचेंज में मुकामी रास्ता दिलवाया। साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की बेनामी और जाहिर शुदा 7000 कनाल जमीन को इस तब्दीली से फायदा हुआ। इस रिपोर्ट में नेस्पाक के अफराद और मैसर्स जीरक के अफराद के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को रेंट सीकिंग सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने के लिए तब्दील किया। रिपोर्ट के मुताबिक नोवा सिटी, अल आसिफ सोसाइटी, इत्तेहाद सोसाइटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी में बेनामी जायदादें हो सकती हैं जिनका सुराग लगाना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस सारे अमल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेंबर डॉक्टर फर्रुख नवीद, डीसी अटक अली अनान कमर, डीसी रावलपिंडी अनवारुल हक, साबिक डीजी आरडीए अम्मारा खान, एडीसीआर रावलपिंडी शुएब अली, एसी सदर रावलपिंडी गुलाम अब्बास और एसी फतेह जंग की खामोशी और साथ रहने की वजह से इस प्रोजेक्ट के गैर कानूनी अमल से जुड़े हैं। रिपोर्ट में डॉक्टर तौकीर शाह के बारे में लिखा है कि न सिर्फ डॉक्टर तौकीर शाह के मुफादात का टकराव था बल्कि अपनी खानदानी जमीनों को फायदा पहुंचाने के लिए डॉक्टर तौकीर शाह के बाअसर करीबी रिश्तेदार जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर भी है के बारे में मालूमात हैं कि वो साबिक कमिश्नर और नेस्पाक पर दबाव बढ़ाते भी रहे। जी नाज़रीन, ये तो उस रिपोर्ट की फाइंडिंग थी जिसको पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पे तस्लीम किया और इसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को भी रेफ़र किया इस हवाले से। इसी रिपोर्ट में चंद तजावीज़ भी दी गई हैं, रिकमेंडेशंस दी गई हैं और इंतहाई अहम रिकमेंडेशंस हैं। वो रिकमेंडेशंस क्या हैं, आइए देखते हैं। रिपोर्ट में हुकूमत को ये भी बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद हुकूमत को क्या क्या इकदाम लेने चाहिए। रिपोर्ट में सबसे पहले साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद, लैंड कलेक्टर वसीम अली ताबिश के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर 2.3 अरब रुपए जमीन खरीदने पर खर्च करने पर नैब की कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तमाम खरीदी गई जमीन कैंसिल की जाए। मोहम्मद महमूद के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन महकमाना कार्रवाई शुरू करे। साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद के खिलाफ डायरेक्टरी रिटायरमेंट रूल्स 2020 के तहत भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है और कहा गया है कि मक्का सिटी के लिए आसानियां पैदा करने, मुफादात का टकराव और मक्का सिटी में उनके भाई के मुफादात, टॉप सिटी में 3 टावर्स की मंजूरी देना वगैरह की भी तहकीकात की जाए। डॉक्टर तौकीर शाह के खिलाफ भी डायरेक्टरी रिटायरमेंट रूल्स के तहत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है कि उन्होंने सरकारी अफसरान पर अपना या अपने ताकतवर खानदान के अफराद का असर रसूख जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया। पावर डिवीजन नेस्पाक के शामिल अफराद के खिलाफ एक्शन ले। जीरक कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। मेंबर पीएनडी डॉक्टर फर्रुख नवीद को ओहदे से हटाया जाए और महकमाना कार्रवाई शुरू की जाए। अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारे कर्नल रिटायर्ड आसिम इब्राहिम पराचा के खिलाफ एक हसास कौमी सलामती के इदारे का नाम इस्तेमाल करके महकमा रेवेन्यू से मौजा राजड़ का रिकॉर्ड हासिल करने पर कार्रवाई की जाए। मेजर जनरल रिटायर्ड सलीम इसहाक के स्कैंडल में किरदार से मुताल्लिक पाक अफवाज के मुतल्लिका इदारों को बताया जाए ताकि कार्रवाई शुरू की जा सके। FIA और FBR हाउसिंग सोसाइटीज और बेनामी जायदादों के खिलाफ और इंक्वायरी रिपोर्ट में बताई गई सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करें। रिपोर्ट में नामजद बाकी किरदारों के खिलाफ भी
FIA और FBR कार्रवाई शुरू करे। जी नाज़रीन, और इसी रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 32 पे जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ FIA और FBR को कहा गया है कि तहकीकात करें, उसमें बड़ी स्पेसिफिक एक और रिकमेंडेशन भी है कि इसमें कोई बेनामी दार भी हैं और जो प्रेजेंट और पास्ट पब्लिक होल्डर्स, ऑफिस होल्डर्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं या टैक्स इवेडर्स, और इसमें जो नाम दिए गए हैं वो नोवा सिटी, न्यू एयरपोर्ट सिटी, अलासिफ हाउसिंग, ब्लू वर्ल्ड, इत्तेहाद सिटी, मौजा गंदा, अबाउट 300 कनाल विलेज मियाँ रशीदा इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब, 200 कनाल मौजा थलिया में, मल्टी प्रोफेशनल लैंड्स इन मौजा जांडू एंड चोकर, लाइफ रेजिडेंशिया इन मौजा रामा, रूडन एनक्लेव ऑन अडियाला रोड, SAS डेवलपर्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी और टॉप सिटी। यानी कि FIA और FBR जब इसमें सारे खाते निकालेगी कि किसने कितने प्लॉट लिए, कौन कौन है, कोई बेनामीदार तो नहीं है, तो चीज़ें मज़ीद भी सामने आएंगी। और इसमें एनेक्शर 29 भी बाकायदा तौर पर लगाया गया है। चंद हाउसिंग सोसाइटी से रिकॉर्ड मांगा गया था, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया। इनमें से चंद ऐसी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके पास रकबा कम है लेकिन उन्होंने 20,000 फाइलें तक आवाम को बेच दी, अपने रकबे से ज़्यादा फाइलें बेची। यानी कि आवाम के साथ भी इनमें से चंद हाउसिंग सोसाइटीज़ ने फ्रॉड किया कि इतनी ज़मीन नहीं है जितना कि उन्होंने रकबा इस हवाले से बेच दिया। इससे पहले कि नाज़रीन अपोजिशन इस पे क्या कह रही है, सेनेटर फैसल वार्ड साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये वाला स्कैंडल, इसमें आपकी हुकूमती लोगों के ऊपर भी उंगलियाँ उठ रही हैं, तो आपके इल्म में ये बात है, पार्टी मीटिंग्स में ऐसी कोई चीज़ सामने आई? बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। अर्शद साहब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ इस डिस्कशन के अंदर है वो ये कि ये सारी इंक्वायरी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कहने पे हुई है, नंबर 1। नंबर 2, टैक्स पेयर का पैसा 1 रुपया भी कहीं की किसी की जेब में नहीं गया। प्रोजेक्ट ख़त्म होके लोग जेबों में पैसे लेके मुल्क से बाहर नहीं निकल गए। प्रोजेक्ट एज इट इज स्टैंड स्टिल पर रोक दिया गया इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर। इंक्वायरी रिपोर्ट्स आ गई हैं, 50 नाम गुजरा के या SAPMs के आ रहे हैं, तो क्या करें सर, फांसी भी चढ़ा दें? रिपोर्ट बनाने वाला कौन है, वहाँ से तफ्तीश शुरू होगी। तफ्तीश शुरू होने के बाद नाम आ गए, हाई मॉरल ग्राउंड ले लिया है जुल्फी बुखारी साहब ने, वो रिजाइन करके साइड पर हो गए। नोटिफिकेशन तो अभी तक काबीना की वेबसाइट पे नहीं आया। सर आप मेरे इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें, नोटिफिकेशन आए ना आए, ये रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड। ठीक है जी। एक कानूनी कार्रवाई होती है ना। कानूनी कार्रवाई में तो सर मैं इसलिए डिबेट ज्यादा नहीं करूंगा कि इस मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट्स में पैसे आ गए और वो बाहर निकल के मुल्क से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस मुल्क आप भी उसी नक्शे कदम पे चलना चाहेंगे कि सर मैं तो इमरान खान की हुकूमत में ही शहबाज शरीफ के आपके अकाउंट में चोरी के पैसे आए और आप बाहर आ गए जेल से और आप मुल्क से जाने की, तो इस मुल्क की कानूनी शक्ल की तो आप मुझसे बात नहीं कर सकते, ना कभी कीजिएगा। नंबर 1, यानी कि आपने भी वो कानून नहीं बदला। हमारे केस में तो हाई मॉरल ग्राउंड पे अभी तो प्रोजेक्ट बना नहीं, प्रोजेक्ट की जेब में किसी के पैसा चोरी का पैसे कुछ गए अटक साइट पे, जो कंपनसेशन और लैंड एलोकेशन की कीमतें गई 2 अरब से ज्यादा की पेमेंट्स की गई। जुल्फी विल फेस एवरीथिंग, ठीक है जी। पहले भी एक नैब की कार्रवाई की थी, उसको मनी ट्रेल लिए बगैर बंद कर दिया था। सर उस किस्से के अंदर उसने जो काम 20 साल लंदन बैठ के किया, जिसमें वो पाकिस्तान से ना 1 रुपए का बिजनेस करता था, उसको नैब ने प्रोब किया और प्रोब करने के बाद जिस मुल्क में वो काम कर रहा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन उस मुल्क के प्रॉब्लम लेके यहाँ आ गए, उसको क्लियर होना ही था। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मनी ट्रेल के बगैर ना जुल्फी बुखार मनी ट्रेल के बगैर मैं जिंदगी भर अगर लंदन में रहा हूं तो आप मुझसे मेरा मनी ट्रेल मांग कैसे सकते हैं? कौन सा पाकिस्तान का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन और आइन कौन सा कानून कहता है जैसे आप मेरी मनी ट्रेल, वेयर एज आई एम लिविंग इन लंदन फ्रॉम डे 1, मेरा कारोबार वहां, मेरा रहना ईस्ट इंडिया कंपनी का मॉडल जिसपे कहा जाता था कि जी मुख्तलिफ दीगर जमातें जायदादें मुल्क से बाहर हुकूमत करने के लिए यहाँ आ जाते हैं, हुकूमत में बैठो और फायदे लो, तो वही मॉडल आपकी हुकूमत के साथ। अगर ये आपकी बात सरांकों पे, आपकी इन्वेस्टिगेशन का, तो मैं मतलब बहुत पुराना हूं सर, जब मैं सियासत में भी नहीं आया था, मैं उसको कहीं ओवरराइट या चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि जुल्फी बुखारी मुल्क से नहीं जाएगा, जुल्फी बुखारी ट्रायल पूरा करवाएगा। जुल्फी बुखारी रिजाइन कर चुका है, रिजाइन की कानूनी पाकिस्तान के कानून के हिसाब से उसकी शक्ल आनी है। उस शक्ल आने में यूजुअली कई दिहाइयां गुजर जाती हैं, लेकिन उसकी 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगी। आई एंड आई ही इज रिजाइन, नंबर 1। नंबर 2, ही इज गोना कम बैक
वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज द इंक्वायरी रिपोर्ट इंडिकेट एट द मोमेंट कि जी एक आदमी का रिश्तेदार जिसकी बाप दादा तो अपनी कोई जमीनें नहीं है वहां पे, नहीं है ना सर। अगर अच्छा। मेरे बाप की, मेरे वालिद की, अच्छा मैं इस पे भी आता हूँ, बल्कि जो आप बातें कर रहे हैं कि मनी ट्रेल मांग कौन सकता है उनसे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने भी इसी हवाले से बिल्कुल जो सेनेटर फैसल वाडर साहब कह रहे हैं वही बात की। किन अल्फाज में आइए देखते हैं। ये वजीर वो है, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, ये जब हुकूमत गई, ये पहली रात के पहले जहाज में इस मुल्क से भागेंगे। ये स्पेशल असिस्टेंट वो लोग हैं, कोई ताल्लुक इस मुल्क से नहीं है। ये सब पैसे बनाने यहाँ पर आए हैं, इनके नाम आपको नजर आएंगे। कोई शख्स वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में ऐसा नहीं है जो आज पैसे नहीं बना रहा। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो हर किस्म के स्कैंडल में मुलव्वस नहीं है। अरब हार बे बनाए गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नायब के चेयरमैन को नजर नहीं आता, लेकिन नायब के चेयरमैन को भी एक दिन जवाब देना होगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी मुताबिकत है बातों में शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सेनेटर फैसल वाडर साहब के कौन मनी ट्रेल मांग सकता है, लेकिन पार्टीज़ फ़िलहाल मुख्तलिफ हैं। और एक बात यह आ रही है कि जी उनके ननियाल की वहाँ पे ज़मीन है जो ख़ुद एसेट डिक्लेरेशन जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने की थी और काबीना की वेबसाइट पर मौजूद है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं भी, कुछ नैब की इंक्वायरी में सामने आई थी, कुछ और चीज़ें, लेकिन जो उन्होंने डिक्लेयर किया काबीना की वेबसाइट पे था, उसमें अगर आप इस दस्तावेज़ को देखें तो नारा तरफ सईदा खेल जंड डिस्ट्रिक्ट अटक 1210 कनाल 122 मरला एक ज़मीन है, 91 कनाल 10 मरला मारी कंजूर में डिस्ट्रिक्ट अटक एक ज़मीन है, 30 प्लॉट 30 कनाल सेक्टर C16 इस्लामाबाद अलॉटेड बाय CD अगेंस्ट लैंड रिक्वायर्ड, 4 प्लॉट 4 कनाल सेक्टर C15 इस्लामाबाद अलॉटेड बाय CD अगेंस्ट लैंड रिक्वायर्ड। तो अपोजिशन का जो एक इल्ज़ाम आ रहा है इस हवाले से कि हुकूमत में बैठे लोगों को फ़ायदा दिया गया, जो इंक्वायरी रिपोर्ट ने भी इस हवाले कहा, तो ये वो ज़मीन है जो SAPM जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ख़ुद अपनी इस हवाले से अटक में डिक्लेयर की थी। और अपोजिशन की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, अता तार साहब ने इस हवाले से क्या कहा, आइए देखें। इसमें 2 इलाके वजीर आजम के मुशीरों के कहने पर ऐड किए गए। एक नोवा सिटी के नाम से हाउसिंग सोसाइटी है जो वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और उनके भाई की मलकियत है। इस्लामाबाद का सेक्टर C17 जो संगजानी नामी गांव के साथ मुल्हिका इलाका है, ये सड़क वहां भी पहुंचाई गई क्योंकि जुल्फी बुखारी के खानदान के लोगों की आबाई जमीनें वहां पर हैं। बहुत सारी जमीन वहां पे भी खरीदारी की गई और ये गुलाम सरवर खान और जुल्फी बुखारी को जो फायदा दिया गया है और इस कौम का 2.3 अरब रुपया मनपसंद लोगों को अदा किया गया है, ये दिन दहाड़े डकैती है। जी ये दिन दिहाड़े डकैती। और सरवर साहब का नाम आया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा जी 1 इंच जमीन अगर साबित कर दें तो वो सियासत छोड़ देंगे। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। रिंग रोड का स्टार्टिंग पॉइंट थाना रवात तहसील पिंडी, रिंग रोड अटक लूब तहसील फतेहजंग मूरत के आगे, रिंग रोड तहसील टक्सा मौजा वणी अकला पसवाल, रिंग रोड एंड पॉइंट संजानी। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक मेरी या मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे खानदान, मेरे कौम की किसी एक फर्द की 1 इंच 1 मरला साबित हो जाए ता याद सियासत पूरा खानदान छोड़ देगा। जी नाज़रीन, आपने ये सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा। इस वक्त हमारे पास तर्जुमान पंजाब हुकूमत डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में शिरकत करने का। वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से कोई नए अहकामात दिए हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी अब इसकी इंक्वायरी कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अर्शद साहब आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट इस कौम से की हुई है कि नो वन इज अबव द लॉ, और जहाँ कहीं भी बेज़ाब्तगी आएगी वहाँ पे हुकूमती जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको रूए कार लाते हुए वज़ीर आज़म अपनी टीम को कौम के सामने जवाबदेह करेंगे और जिस मंसूबे के हवाले से उंगली उठेगी वो उसकी आज़ादाना मुनसिफाना तहकीकात कराएंगे। इसी सिलसिले में जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है बनाई गई थी और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की, क्योंकि उसके 3 मेंबर्स की जो कमेटी थी उसको ये टास्क दिया गया कि वो इस मंसूबे के साथ जुड़ी जो बेज़ाब्तगियां हैं उनकी निशानदेही करें और 10 दिन के अंदर अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट जो है वो पेश करें। जब ये कमेटी ने वो तमाम जो पहलू थे जो DOR सेट किए गए उसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, फिनांस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के जो RFP
इशू किए गए थे उसकी उन्होंने तहकीकात की और उनके साथ जुड़े जो किरदार थे जिसमें सरकारी एहलकार, निजी कारकुनान, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, उस वक्त के जो डीजी आरडीए, कंसल्टेंट, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर और आरएफपी के साथ डिफरेंट इश्यूज के साथ जो अटैच लोग थे और किरदार थे, उनके हवाले से भी उन्होंने तहकीकात की। और जब ये चीज़ें तय हुई कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो अलाइनमेंट के अंदर चेंजेस की गई, जहाँ कहीं भी अपने नाजायज अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया और जो हुकूमती सेट प्रोसीजर्स हैं उनको वायलेट किया गया और किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आड़ में जो बेनिफिशरीज हैं उनको किसी न किसी जगह फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा अमल किया गया, जो हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान की लाइलमी में किया गया। और जिस शख्स के जरिए ये सब कुछ हुआ वो ये सब करने के मिजाज नहीं थे, जो कमिश्नर रावलपिंडी। बिल्कुल ठीक है। तो फायदा किस तरह से हुआ? क्या जमीनें जो हैं वहां पे जब एक्सटेंड किया गया इसको तो उससे जमीनों की कीमतें बढ़ गई, कोई एनओसी गलत किस्म के जारी किया गया? और आपने बाअसर सियासी शख्सियात का जिक्र किया, ये बाअसर सियासी शख्सियात कौन है इस प्रोजेक्ट में जिन्होंने फायदा उठाया? इसमें चूंकि अभी इब्तदाई तौर पे किसी का नाम लेना या किसी की तरफ उंगली उठाना और उसको टारगेट करना वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उनकी रोशनी में मुतलका अदारों को, नैब को, चूंकि ये मार्क हो चुकी इंक्वायरी, अब डीजी एंटी करप्शन को भी ये टास्किंग कर दी गई है। तो जो ये आगे बढ़ेगी इंक्वायरी, इसके साथ जुड़े किरदार जो हैं वो खुद ब खुद बेनकाब होते जाएंगे। और सबसे ज्यादा आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि अपोजिशन जो सबसे ज्यादा इसमें शोर मचा रही है, पीएमएलएन जो है, वो पीएमएलएन के अपने लोग जो हैं वो बुरी तरह से इस सारे प्रोसेस में बेनकाब होंगे और इनके अपने लोग जो हैं जिस तरह से इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहे और बेनिफिशरी रहे, ये अभी चूंकि कबल वक्त है। बिल्कुल ठीक है। आपने जिक्र किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ आपकी जमात से भी ताल्लुक है और कुछ अपोजिशन से भी, तो अपनी जमात से जो आपका ताल्लुक है और अपोजिशन के जो अफराद हैं जो आपके यकीनन इल्म में होगा, उनके नाम बताना चाहेंगे आप कौम को? देखिए, मैं कौम को इसलिए नहीं बताना चाहूंगी कि मैं उन जो डॉक्यूमेंट्स और जो उस कमेटी की रिपोर्ट के साथ फैक्ट्स हैं वो एक अमानत है और मेरे पास इस्तेकाक नहीं है उसको बिल्कुल ठीक। जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपसे ये नाम शेयर किए गए थे? मेरी कमिश्नर साहब से तफसील से बात हुई थी और उन्होंने मेरे से शेयर किए थे, लेकिन वो पब्लिक करने के लिए नहीं कहा था। लेकिन चूंकि वो अभी इंक्वायरी का जो एक प्रोसेस शुरू हुआ है तो अल्टीमेटली वो बेनिफिशरी सारे जो हैं वो इंटरलिंक होंगे और जिन अफराद के खिलाफ ये इंक्वायरी प्रॉपरली प्रोसीड होने जा रही है वो एक एक फर्द जो है वो खुद उनके बिल्कुल ठीक है जो पर्दा सपोर्टर्स हैं और जिन्होंने उनको ओनरशिप दी और जिनको आगे उन्होंने बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए कानून को अपने हाथ में लेके और वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, वो सब जो है वो इंक्वायरी के बाद किरदार जो है वो सामने आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब, आपने इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की। और एहसन इकबाल साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज के, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, आइए देखते हैं। इस हुकूमत का सिर्फ ध्यान है करप्शन के ऊपर और ताजा जो रावलपिंडी रिंग रोड का स्कैंडल है ये एक तसलसल है कि कभी नदीम बाबर को इस्तीफा दे के घर भेज दिया लेकिन LNG के अरबों रुपए का कोई जवाबदेह नहीं है, कभी वो जफर मिर्जा को घर भेज दिया लेकिन कोई जवाबदेह नहीं है कि वो जो बदउनवानी हुई वो किसने की, बाबर अता को घर भेज दिया, पोलियो के प्रोग्राम का कोई जवाबदेह नहीं है, आमिर कियानी को घर भेज दिया लेकिन दवाइयों के अंदर जो कौम को टीका लगा उसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है। सेनेटर साहब तो काफी लंबी चार्जशीट है। अर्शद साहब देखिए, सबसे पहले तो अभी आप स्पोक्स पर्सन पंजाब से बात कर रहे थे, इसमें कोई छुपाने की चीज़ नहीं है।
2 वजीरों के SAPM के नाम आए, इल्ज़ामात उन पर लगे, उनको कुछ साबित अभी तक नहीं हुआ। नंबर 1, उस पर एक जुल्फी बुखारी है, गुलाम सरवर साहब है। इसमें कोई आपको पार्टी को बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं कि जी हम कोई स्टेट सीक्रेट छुपा रहे। ये 2 लोगों पे इल्ज़ाम लगे, इनडायरेक्टली इंक्वायरी में नाम लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ इंक्वायरी भी खिलाड़ियों ने या खिलाड़ी ने या जो भी वो इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बातें, सीधी सी खुली बात करें, मेरे पास इल्ज़ाम है, या मैं निकलूंगा बाहर या मैं बंद होऊंगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कंपैरिजन टीवी के ऊपर ये होना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ हर चैनल पे, कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत में इमरान खान के ऑर्डर पे इमरान खान के कहने के ऊपर एक चीज की इंक्वायरी की गई। उस इंक्वायरी के अंदर प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले, शुरू होने से पहले, किसी की जेब में जाने से पहले उसको रोक दिया गया और अपने लोगों को नाम लाने पे ये सिखाया गया था कि पहले ही हट जाओ। कितना सही है कितना गलत है ये तो मैं उस पर आगे तबसरा करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वजीरों ने, लीडरों ने माल खाया, जेब में डाला, अपने रिश्तेदारों को नवाजा, अपने बाप बेटे भतीजे भांजे समधियों को दिया, जहाज में प्राइम मिनिस्टर को उड़ाया, खुद जेल गए, अगले दिन फिर मुल्क से बाहर निकल गए, बीमारी आ गई, वो बीमारी और मौत टल गई क्योंकि आप अपनी जदादों में पहुंच गए। शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में पैसे आते हैं, पैसे आने के बाद वो निकल जाते हैं और निकल जाने के बाद बेल के बाद वो मुल्क से बाहर जाने की बात करते हैं। तो ये कंपैरिजन है नए पाकिस्तान में वजीर आज़म इमरान खान का कि इल्जाम लगा, इंक्वायरी इमरान खान ने करवाई, अपने वज़ीरों को ये तंबी की थी कि खुद हट जाना। आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 1 रुपया गवर्नमेंट का किसी की जेब में नहीं गया, प्रोजेक्ट खत्म होके रैप अप होके घर में चला नहीं गया और प्रोजेक्ट शुरुआत में ही रोक दिया गया। वेयर 65 साल की हिस्ट्री उठा के देखे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और मशीनरी की, 65 साल में पूरा मुल्क का दिवालिया कर दिया। उनको हम यहाँ कंधों में बिठा के चलते हैं, उनको जरा सी बीमारी हो तो हम समेत थरथरा जाते हैं, बड़े हम रहमदिल हो जाते हैं, फांसी पर डालें। ये अभी आप सुना रहे थे एहसान इकबाल, ऐसे 50 में आपको गिनाता हूं, पूछे ये क्या करते थे, इनका बाप क्या करता था, इनका दादा क्या करता था। ये बीड़ी पीने वाले लोग आज टाई में बैठ के बातें कर रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं इमरान खान साहब को जितना मैं और आप जानते हैं। मैं आपको हल्फिया कह सकता हूं ये बात कि अगर उसका अपना वालिद या बेटा करप्शन में अगर साबित हो जाए तो 1 मिनट ही लगेगा। और इमरान खान को अगर जज की पावर दे दी जाए तो सबसे पहले उनको डाल के बेड़ियां जेल की सलाखों में काल कोठरी में फेंक देगा। ये इमरान खान है। और ये इमरान खान ऐसे नहीं कि प्राइम मिनिस्टर बना तो इमरान खान साहब को वो लोगों ने इंपॉर्टेंस देना शुरू दी। वो इमरान खान है जिसको आज वजीर आजम की कुर्सी पर अगर 2 लोग 2 हाथ से चाय पिलाते हैं, तो जब ये इमरान खान सिर्फ थे तो वही 2 आदमी 20 चाय की प्लेटें लेके, चाय की पर्चे लेके आते थे कि आप पिए। एक बॉर्न स्टार होता है, एक बॉर्न लीडर होता है, वो इमरान खान है। एक बॉर्न ऑनेस्टी होती है इमरान खान के अंदर, बॉर्न ऑनेस्टी, उसे सीखा है ऑनेस्टी को। एक तरफ आप 3rd क्लास आदमी को मेकअप क्लाउन की तरह बना के लीडर बना देते हैं, जो खोखला बुजदिल होता है, जो हर बार भाग जाता है, और उसको आप कंधे में बिठाते हैं। उसके वजीरों के आप बयाना टीवी पे चला रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पे जहां अरबों रुपए की एडवर्टाइजमेंट है, वहां आप मुझे ये घटिया शक्लें दिखा रहे हैं लोगों की। तो अरशद साहब, इसका कंपैरिजन इंट्रोडक्शन का ये होना चाहिए। आप जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर, फैसल वाउडा, अलीम खान, XYZ जितने भी हैं, पूरी कैबिनेट उठा के देखें। अगर मैं जुल्फी बुखारी के लिए आपको कह रहा हूं कि अगर जुल्फी बुखारी इस इंक्वायरी में साबित हो जाता है कि उसने चोरी की है, आपसे पहले, क्योंकि मेरा कोलीग है, उसकी कमीज भी इस मुल्क में वापस करवाएंगे। लेकिन अगर वो बदनाम किया जा रहा है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, आप कमीजें उनकी गिनना शुरू कर दें। नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाह रहे थे और हुकूमत ने उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डालने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ और जो वजूहात उसमें बताई गई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कहा गया है कि शहबाज शरीफ आज से बैरून मुल्क सफ़र करने के मजाज नहीं रहे हैं, क्योंकि नैब का रेफरेंस नंबर 22/2020 का ट्रायल शुरू हो चुका है और इस पर एहतसाब अदालत में जिरा जारी है। शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात का 7 अरब रुपए का मुकदमा है और खदशा है कि नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ को भी वापस ना लाया जा सकेगा। नैब रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान और शहबाज शरीफ के ख़ानदान के अफराद पहले से ही बरतानिया में हैं और इन्हें इश्तिहारी करार दिया जा चुका है।
शहबाज शरीफ बरतानिया में सबूतों में रद्दोबदल और अपने असासाजात को ख़त्म कर सकते हैं। माजी में शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए बतौर जामिन बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। दीगर मुल्ज़िमान के नाम ECL में है, लिहाजा शहबाज शरीफ का नाम भी ECL पर होना चाहिए, क्योंकि आइन के आर्टिकल 25 के तहत मुकदमे में एक मुल्ज़िम के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। हुकूमत के पास ऐसी कोई दस्तावेज़ात नहीं जिससे साबित हो कि उनको मेडिकल इलाज की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। तो इस हवाले से नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की है। अपील का प्रोसेस जो है उस हवाले से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक पिटीशन दायर की है इस हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जिसमें चैलेंज किया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि सेनेटर फैसल वार्ड साहब, पिछले 2.5-3 साल से आप एहतसाब का अमल चला रहे हैं, कहीं पहुँचा भी है ये एहतसाब का अमल? कितनी कन्विक्शंस हुई और क्यों नहीं हो रही? अरशद, आप तो मेरी पल्स पे हाथ रख दिया ये सवाल करके। पहले तो मैं आपको एक चीज़ मैं कहना भूल गया था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है रिंग रोड की, इसमें आपके बहुत सारे सहाफ़ी भाई भी हैं और बहुत एक रेनाउंस मीडिया ग्रुप भी है। बिस्मिल्लाह करके नाम लेना शुरू करें सर, क्योंकि वो नाम अभी मेरे हाथ में कुछ हद तक कुछ चीज़ें आई हैं। अब ये फाइल थोड़ी मोटी कर लूँ आपकी तरह, तो मैं फिर वो आपके सामने आके कर दूँगा, फिर मुझे तो किसी का डर नहीं है। जहाँ तक एहतसाब के अमल की बात है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना तो हमने कोर्टों को अटैक करके अपनी बांदी बना के रखा जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ, ना हमने कोर्टों के जजों को डरा के या उनकी कमज़ोरियों करके जस्टिस कईमों की तरह फ़ोन करके उनसे कहा फैसले बदल दो। हमने ये भी नहीं किया, कोर्टें आज़ाद है। दूसरा है कि नैब हमने अपने बाप को, चचा को या रिश्तेदार को नहीं दी कि वो जिसके कहने पे जो कर दे। वो ऑटोनमस अदारा है, जिसको चाहता है वो हमारी पार्टी के भी काफ़ी लोगों को अंदर की सैर करा के लाया। और कन्विक्शन रेट उनका बहुत कम है, क्योंकि उनके पास नैब इंक्वायरी तो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की करता है, लेकिन जब वकील खड़ा करता है 10 करोड़ के वकील के सामने तो शायद 2 लाख रुपए का वकील भी नहीं होता। 2 लाख के वकील से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मसला शायद वहाँ पे आता है कि जब आप जाएं और आपको कहे सर बैठें चाय पिएं, मैं आपको इस केस से निकालूंगा, मेरी नौकरी का मसला है, ऐसी बातें हो। बेशक आप 1 रुपए के 10 रुपए के वकील भी बड़े बड़े मुकदमात जीते हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ टोकन फीस लेके मुकदमा, ये तो पैशन की बात होती है। बैकग्राउंड डील्स की बातें जब आ जाएं फिर तो ऐसी काम होता है जो आप कह रहे हैं। मैं आपको मेरी मिसाल समझ करके, मेरे लिए काबिले इज्जत 2 रुपए लेने वाला भी वकील है और 2 करोड़ रुपए लेने वाला भी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए, ये प्रोग्राम की जो भी रेटिंग है और जो नॉलेज है और ये सब फाइंडिंग है, ये अरशद शरीफ का पैशन है। अरशद शरीफ के पैशन पे फैसल वाउडा को इस कुर्सी दे दें तो ये जो आप इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लेके जो इदारों के पास होनी चाहिए वो आपके पास आप जमा करते हैं, तो अगर फैसल वाउडा इधर आएगा तो शायद 1-2 हाथ से लिखे हुए कलम पेपर लेके आ जाएगा और उस हिसाब से ये प्रोग्राम बैठ जाएगा और ये ARY भी बैठ जाएगा और मुझे तनख्वाह दी जाएगी आपकी तनख्वाह का 5वां हिस्सा। तो ये फ़र्क होता है इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज़ का, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस मुल्क में मैंने पहले भी असेंबली में भी कहा था और मैं आपके मीडिया हाउस में भी कह चुका हूँ और इस पर बहुत क्रिटिसिज्म मुझ पर आता है और मैं आज फिर रिपीट करूँगा। मैंने एज MNA भी बात की थी, एज फेडरल मिनिस्टर भी बात की थी और एज सेनेटर भी ऐसी बात करूँ, और अगर अल्लाह ताला ने मुझे इसके आगे भी कोई जगह दी तो उधर मेरे पास अगर कोई ताकत हुई तो मैं करके भी दिखा दूँगा। वो ये है कि इस मुल्क में जो चोर है वो साहूकार है, क्योंकि इस मुल्क में डर और खौफ कानून का है नहीं। जिस दिन डर और खौफ कानून, आपने सुना है किसी वजीर का बच्चा गटर से के ढक्कन गिरने से मर गया? गरीब का बच्चा दिन में 50 मरता है। एक छोटी सी मुजम्मती बयान आता है, अगर हमें पता चल जाता है, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू। क्या आपने कभी सुना कि एक वजीर को गोली लगी किसी आदमी के साथ जुल्म ज़्यादती करने में? नहीं। गरीब को आप रोज़ गोली मारते हैं। कभी आपने इस मुल्क में सुना कि किसी वजीर को आपने हथकड़ियाँ लगाई, बालों से पकड़ा, ठुड्डे लाते मारी, मोबाइल के अंदर फेंका? नहीं। आपने बिलियंस कमाने वाले को अपनी जेब से मोबाइलों के AC ठीक करवाए, उनको आगे बढ़ाया, सैल्यूट किए। शहबाज शरीफ जब निकलते हैं बाहर जेल से तो उस राज से बाहर आते हैं जैसे उन्होंने मुल्क फतह कर दिया। जब मुल्क की मोरालिटी खत्म हो जाए, जस्टिस सिस्टम खत्म हो जाए, अकाउंटेबिलिटी जीरो हो जाए, उस माफियाटिक मुल्क के अंदर इमरान खान साहब जैसा आदमी आज तक चल रहा है, ये भी मौजज़ा अल्लाह का। नंबर 1। नंबर 2, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि इमरान खान जैसा
शख्स आज भी इस निज़ाम में चल रहे और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो रुकावटें कौन सी हैं? और जिस मोरालिटी की आपने जिक्र की, क्या बैकग्राउंड में डील्स होती हैं? जिस तरह आप लोगों ने डील करके, आप उनमें से 2-3 वुज़रा में से जिन्होंने अपोज किया, लेकिन बाकी तो डील का हिस्सा थे ना, जिन्होंने 2-2 हाथ और टांगें खड़ी करके कहा कि जी नवाज शरीफ को जाने दें। उस पर रिग्रेट्स हैं पार्टी में अब कि डील का हिस्सा था? हमने तो नवाज शरीफ की पार्टी में जाना नहीं। हमें तो आज इमरान खान साहब अभी इस टाइम पे 11:15 बजे कह देंगे मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो 1 मिनट बाद हम सब घर चले जाएंगे। हमारी सियासत बड़ी क्लियर है, ठीक है जी। तो हमने नवाज शरीफ की पार्टी में नहीं जाना, तो हमें किसी का डर नहीं, किसी के बाप का भी, हमें सब अल्लाह का डर है। तो हमने तब भी रोका था, आज भी रोकेंगे और आगे भी रोकेंगे। हम कन्विक्शन से कह सकते हैं चोर है, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि इस मुल्क में डर, ये निज़ाम इस हद तक तबाही में जा चुका है कि इसका डर अब कोर्ट कचहरी नहीं। मैं आपको इस मिसाल देता हूँ, आप किराए घर में चले जाएं, किराएदार मर जाएगा, किराए का घर का मालिक मर जाएगा, किराएदार को आप नहीं निकाल सकते, ठीक है सर। 2 एग्रीमेंट कर देंगे टैक्स बचाने के लिए, लाख रुपए का एग्रीमेंट है, 50,000 कर देंगे, वो 50,000 रुपए देता रहेगा कोर्ट के अंदर। आप उस घर के अंदर पड़े, मर गया, पोता मर गया, नवासे मर गए, उसको घर नहीं मिलेगा। इस मुल्क के अंदर जब तक गुंडों के अंदर आप बैठ कर दर्श नहीं देते, गुंडों के अंदर बैठ के गुंडों को डील करने के लिए उनसे बड़ा गुंडा बनना पड़ता है, उससे बड़ा बदमाश बनना पड़ता है। और यही अल्फाज और यही लफ्ज खुदा की कसम खा के आपको बोला हूं, मैंने वजीर आजम साहब को कहे, जब आप कुर्सी पे बैठे तो एक गुंडे बने थे मुल्क को तबाह करने के लिए और पैसे बनाने के लिए, और आपको गुंडा बनना है, इस मुल्क के अंदर बदमाश बनना है, इस मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क की रिकवरी कराने के लिए। ये अब फैसले कलम से नहीं होंगे सर, इसके फैसले एक हम ऐसे माशरे में जहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून है, आइन है, उस हवाले से आप तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, उनका नंबर भी बढ़ सकता है, जजेस वहाँ पे तैनात हो सकते हैं। अभी तो जितने प्रोसेसेस डिले हो रहे हैं उसमें ये वजह भी है कि जजेस नहीं। अलीम आदिल शेख हमारे MP कराची के, वो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू था जिसको ATC की कोर्ट में ले गए, ठीक है जी, क्योंकि इलेक्शन में झगड़ा हुआ, गोली ओपोनेंट ने चलाई, वो ATC की अदालत में चले गए। ATC की अदालत में गए तो पहले वो जेल के अंदर गए, उनको जेल में मुजरिमों ने पकड़ के मारने की कोशिश की जान से, फिर उनको कमरा दिया गया, उसके अंदर सांप छोड़ दिए गए। उस आदमी को इस कानून ने, इस आजाद मुल्क में, इस कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए, प्राइम मिनिस्टर होते हुए उस पार्टी का 2.25 महीने लग गए बाहर निकलते हुए। इस मुल्क में आवाज उठाने वाला कितने बाहर आएंगे? जो काम आप कर रहे हैं ये आपके माँ बाप की दुआ है कि आप आज तक बचे हुए, और बाहर जब घर जाया करें तो सदका दिया करें। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको शो पे बैठा हूं, आप जैसे 6, 8, 10 वो ऐसे लोग हैं जो टेक ऑन कर रहे हैं माफियाज को। आप लोगों के कम है, बिलियन ऑफ रुपीज आप डेली बना सकते हैं, जो अल्लाह ने आपको ताकत दी है। इसी तरह के कुछ एंकर्स ऐसे भी है जिनको अल्लाह ने यह ताकत दी है कि वो काले को सफेद करके दिखाते हैं। आज के दिन भी नवाज शरीफ को लीडर बताते हैं, आज के दिन पर मरियम नवाज को बाइडेन से बड़ा लीडर मानते हैं, ठीक है, उसकी प्रोजेक्शन ज्यादा करते हैं। ये डाकू चोर हथकड़ियों में जो आते हैं उनकी तस्वीरें और हेडलाइनें फ्लैश चलती हैं। और इमरान खान की हुकूमत में, इमरान खान के कहने पे, इमरान खान की इंक्वायरी कराने पे एक स्कैम जिसमें कुछ नहीं हुआ, उसके वजीर हाई मॉरल ग्राउंड पर छोड़े कहते हैं जी हम तैयार है कटहरे में जाने के लिए, उसकी हेडलाइंस, उसके ऊपर प्रोग्राम्स, वीलॉग्स, सोशल मीडिया, जुल्म कर रहे हैं। आप हमें भी चाह रहे हैं कि हम चोर बन जाए, और अगर हम चोर बने ना सर, तो इनके 10-7 पुश्तों को पीछे छोड़ देंगे। हम पढ़े लिखे हैं, कारोबारी घर से हैं, पेट भरे हुए हमारे, हमें ना चोर बनाए, हमें हर वक्त ना के आपके मसला ये पकड़े जाते हैं ना। नहीं सर, हमारा मसला ये है, हमारे मसला ये है कि वजीर आजम साहब जो है ना सर, उन्होंने जो हमारी सियासी परवरिश की है ना सर, वो ले गए, हम पाकिस्तान में रखा हमें और सियासी परवरिश करवा दी डेमोक्रेसी यूके की, वेस्ट की डेमोक्रेसी सिखा दी, हाई मॉरल ग्राउंड। इस मुल्क में हाई मॉरल ग्राउंड, इस मुल्क में मॉरल ही नहीं है तो हाई मॉरल ग्राउंड की क्या बात कर रहे हैं? मोरालिटी आपको इस मुल्क में नजर आती है? इस मुल्क में जितना बड़ा फैक्टर तो सिर्फ इमरान खान साहब का हुआ ना, इस मुल्क में मुजरिम वजीर आजम बनता है, फिर वो भाग जाता है, फिर वो एग्रीमेंट करता है, फिर आता है, फिर उसको वजीर आजम इस मुल्क में लोग बनाते हैं। उसके दिए हुए झटके, तबाहियां, इलेक्ट्रिक के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसके अंदर आप बिजली यूज करें ना करें, मैं डॉलर में दूंगा। ये गरीब मुल्क डॉलर में देगा। आपको कोई दुनिया में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नजर आता है कि आप अपने घर की बत्ती जलाए ना जलाएं, आपको पैसे देने, और वो कॉन्ट्रैक्ट अगले 15 साल के, यानी कि हमारी हुकूमत में उनके किकबैक चल रही है। अगर आज आप कानूनी तौर पर स्पीड अप कर दें तो ऐसा थर्ड क्लास निजाम लीडर्स ने कर दिया इस मुल्क का कि कानून अपनी शक्ल लेते लेते कानून थक जाएगा।
उसके बच्चे उस वैसे प्रॉपर्टी समझते हैं कि कानून वाकई थक गया है इस हवाले से, क्योंकि कन्विक्शन रेट्स जो हैं इतने सारे सबूत होने के बावजूद कन्विक्शंस नहीं हो पा रही। सर मैं कन्विक्शन होगी तो डर पैदा होगा ना। आप इन चोरों को जब आप इन डाकुओं को जेल में भेजते हैं, एयर कंडीशन टीवी घर से खाना आएगा। रेस्टोरेंट शुक्र है ये अभी तक इतने हमदर्द नहीं हुए कि मैकडॉनल्ड्स और KFC अंदर हमने जेलों के लिए इनके लिए बना दिया कि इन्हीं को फ्रेश खाना देंगे। निहारी आती सर, हेलीकॉप्टर में साहब अदालत में मैकडॉनल्ड जाते रहे वैसे। मैं तो कह रहा हूं सर ये शुक्र करें मैकडॉनल्ड्स और अच्छा मैरियट होटल हमने वहां बना दी, अंदर बना दी, और सप्लाई भी गरीब को नहीं देते, हम उन्हीं को देते हैं। ये इस मुल्क का निजाम है। इस मुल्क के निजाम में सर खौफ, डर, अदल, टाइम, वक्त पे इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा खौफ नहीं होगा। जो कलम से लिख रहा है उसको पता हो कि मैंने गलत फैसला किया, मैं गया। जो वर्दी में बैठा हुआ है उसको पता हो कि मैंने गलत काम किया तो वर्दी के साथ मैं भी लौट गया जाऊंगा। लीडर को पता हो कि मैंने माल बनाया और यतीम बेवा का खा गया हूं, मुझे टांग देगा ये मुल्क। जिस वक्त ये आप मुल्क के अंदर ले आएंगे उसे हाई मॉरल ग्राउंड पर बहुत प्रोग्राम कीजिएगा सर, मैं आपके लिए बाहर बैठा करूंगा। लेकिन अभी तो आप मुझसे मोरालिटी की बात ना करें इस मुल्क के अंदर। व्हाट आई हैव बीन थ्रू इन पॉलिटिक्स इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, डोंट आस्क मी, डोंट पुट मी दैट इनटू दैट प्रेशर, जिसके अंदर मेरा भी अभी दिल चाहता है कि यहां चोर जो है उसको सर में बिठाया जाता है, जो काम मुश्किल करने वाला है उस पर कहते हैं नालायक है। ये गवर्नमेंट नालायक है। इस गवर्नमेंट की नालायकी ये चोर को पकड़ना चाहती है। अपने ऊपर कोई केस आता है तो कहती है हथकड़ी लगाओ, बांधो, ठीक है। हाँ, इस मुल्क के क्राइटेरिया के हिसाब से हम नालायक हैं। यही वजीर आजम इमरान खान आज शुगर मिलें बना ले 20, इसके बेटे आके लीडर बन जाए, हम जैसों को वर्कर्स को पीछे कर दें और आगे बैठ जाए, हम नौकरों की तरह पीछे खड़े हो हाथ बांध के। अब मरियम नवाज की क्या हैसियत है? हु इज शी? उसके पीछे खड़ा है खाकार अब्बासी, नौकर। ऐसा एक बार नौकर। मोरालिटी की आपने बात की और बहुत अच्छी बातें आपने की। घर पेड़ भरे लोगों के खाकार अब्बासी यूं खड़ा है पीछे खादिम। मोरालिटी की आपने जो बातें की बहुत अच्छी बातें की, और बहुत से पाकिस्तानी इसी तरह सोचते हैं जिस तरह आप सोचते हैं। यही फ्रस्ट्रेशन उन पाकिस्तानियों की है जो चाहते हैं कि निज़ाम बेहतर हो। लेकिन आपकी पार्टी में भी तो ऐसे लोग हैं। अब जहांगीर तरीन साहब अभी भी एक खाना कर रहे हैं, सियासी ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। सारी FBR वो इंक्वायरी कर रही है, FIA की अलग इंक्वायरी है, SCCP की अलग इंक्वायरी है, सब स्टॉल्ड सियासी ब्लैकमेलिंग की वजह से। देखिए सर, जहांगीर तरीन साहब की जहाँ तक बात है, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इनजस्टिस होगा इस तरह कमेंट करना कि अगर जहांगीर तरीन साहब को जितना मैं जानता हूँ, एंड आई नोन हिम क्वाइट वेल, ठीक है जी, he cannot blackmail प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और हिज गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लोग उनको पंप कर रहे हैं कि वो PM के आगे खड़े हो जाएं, वो सर हमारे घर भी आगे खाना खा लें, खाने में तो बरकत ही होती है। तो इज अ बिग मैन, वो खिला रहे हैं खाना, उनके घर में रिज़्क बढ़ रहा है। हम जो प्राइम मिनिस्टर जहांगीर तरीन के घर में आज लोग खाना खा रहे हैं, कल सर मैं उनको खाना खाने को तैयार हूँ सर आंखों पर। लेकिन सर हमें पता है, एक फोन कॉल पे आपके साथ भी खाना खाने आ जाएंगे। नहीं सर, फोन कॉल पे नहीं, वो वहीं से खाना खा के हमें फोन करके बताएंगे आज जहांगीर तरीन के घर में मेन्यू क्या था। सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब कोई बेइंसाफी नहीं होगी, एंड आई स्टिल फील कि जहांगीर तरीन साहब पे जो एलिगेशन जो वो कर रहे हैं उससे आप एग्री करते हैं उनके तरीक़ाकार से कि ये वही तरीक़ाकार है सियासी ब्लैकमेलिंग का जो दीगर लोग कर रहे थे, और अब आपकी सियासी जमात के चंद लोग भी उनके साथ खड़े हैं? सर देखिए, मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन साहब कोशिश की जा रही है जहांगीर तरीन साहब को इंस्टिगेट करने की, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ आगे होने वाली है, ना मैं समझता कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, ना जहांगीर तरीन साहब की कामयाबी की वजह से उनके दुश्मन भी हैं। ऐसी बात नहीं है। इस मुल्क के अंदर अपने और पराये से आप नहीं कह सकते कि मेरी पीछे मेरी पॉलिटिकल पार्टी राइवल जो है नवाज शरीफ वो कर रही है। नहीं, जो इनकॉम्पिटेंट बैक डोर में कर्टन के पीछे खड़े हैं, जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, वो साजिशें करते हैं। पर उनकी साजिश तो सर अल्लाह की मेहरबानी है, आप झाड़ें तो आप 50-60 साजिशें वैसे गिरा देते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन। आप जिस पे एहसान करते हैं वो आपको डसता है, ये तो हदीसों के अंदर लिखा हुआ है। सो मैंने तो सर, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत थोड़ी सी सियासत के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आप क्या समझते हैं कि हमें नहीं पता सर कि हमारे लेफ्ट पे कौन है, राइट पे कौन है? मुझे तो बहुत खुलेआम पता है, और मैं प्राइम मिनिस्टर खुलेआम बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ। मेरी कभी आदत नहीं अर्शद शरीफ साहब कि मैं किसी आदमी की बात उसकी बैक। वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई आपकी? कल हुई। उसमें कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर मैंने कहा ना, मैंने भी सब कुछ कर ही तो रहा हूँ सर। ये सब अभी थोड़ा फलना बन जाएगा, आपके शो पे सबसे पहले आ दूंगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आएंगे। ये जानेंगे कि NA 249 के बाद इतना अरसा सेनेटर फैसल वाडा साहब किधर रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब। NA 249 क्या हुआ और आप इतना अरसा किधर रहे?
अच्छा साहब, एक तो मैं क्लियर कर दूंगा, NA-249 से एक महीना पहले से मैं मीडिया से दूर था। दैट्स वाज बिकॉज ऑफ माय मदर्स इलनेस। वो बीमार थी, अल्लाह उनको जिंदगी दे। जहाँ तक NA-249 की बात है, डिफीट एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से डिफीट मिली, एक्चुअली ये मैच तो था हमारा और नून का, तो लेट्स बी फेयर। हालांकि मेरा मुखालिफ, उसको मुझे पीछे रखना चाहिए, लेकिन ये उस जगह के ऊपर मुकाबला इन दो का था, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी से पहले ये मुकाबला मेरे और शहबाज शरीफ के बीच में होता, और उस वक्त भी ये दो थे। तो जब छठे नंबर की और सातवें नंबर की पार्टियां पहले नंबर पे आ जाए, यानी कि पीपल्स पार्टी, और जिस पहले नंबर की पार्टी वो छठे नंबर पे आ जाए, तो मुझे आपको इलेक्शन एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इलेक्शन का रुख और रंग तब बदला जब 12:18 क्या वज़ीर आज़म को आपका नाम दिया गया है कि इस शिकस्त के जिम्मेदार आप हैं? देखिए जी, मैंने वज़ीर आज़म को जो एग्जैक्टली हुआ है वो एक महीना पहले राइटिंग में दिया है। तो जिन्होंने अगर मुझ पर मलबा डालने की कोशिश की है, कर रहे हैं, वो अपने बाप का जोर लगाएं मेरे ऊपर मलबा डालने के लिए। मैं तब भी अल्लाह के हुक्म से खड़ा ही रहूंगा। शायद उस मलबे में 2-4 को मैं दबा भी दूं, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा। ये मलबा कौन डालने की कोशिश कर रहे हैं? सर, आपकी स्टेटमेंट को मैंने आगे लिया है सर। नहीं, तो मैं तो वो कह रहा हूँ कि जो वज़ीर आज़म से आपकी बातचीत हुई, वज़ीर आज़म ने पूछा, जो वहाँ पे हुकूमती हल्कों में बातचीत वज़ीर आज़म सर, मैं आपको हल्फन मैं हल्फन आपसे बोल रहा हूँ कि मेरी कल ही मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से हुई, मेरी इस टॉपिक पर बात नहीं हुई। मेरी उससे पहले मुलाकात हुई, मेरी इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई, क्योंकि जो चीज़ मैं आने वाले 35 दिन बाद जो होना था, वो मैंने एग्जैक्टली इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को दिया है, और रिकॉर्ड का हिस्सा। और ख्याल में टिकट गलत और गवर्नर इमरान इस्माइल साहब को पूरा पेज तो प्राइम मिनिस्टर साहब वाला नहीं दिया, लेकिन उसका एक पैराग्राफ उनके पास भी राइटिंग में देके मैंने कहा था रिकॉर्ड का बना लेना। 38 दिन रह गए इलेक्शन, सो आई एम ओके। राइट। सेनेटर फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया आप में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज जो सेनेटर फैसल वाडा साहब ने बातें की मोरालिटी की, और इस मोरालिटी के हवाले से जब देखा जाए और पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ पे नज़र डाली जाए, तो मोरालिटी कंप्रोमाइज़ होती है बैकडोर डील्स के तहत। और इसका जब आप तमाम चीज़ें उठाते हैं, तमाम सबूत आ जाते हैं, तो फिर पता लगता है कि नहीं जनाब, कहीं ना कहीं कोई डील हुई थी, जिस वजह से ये सब अरबों रुपए जिन पे इल्ज़ामात थे वो दंदनाते फिरते हैं, कहते हैं जी कुछ साबित नहीं हुआ, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.